अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तहक़ीक़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस स्टूडियो में बैठे हैं और गुज़श्ता हफ्ते की जो सूरत हाल थी उस पर एक तारे ना निगाह डालते हैं, तो हम इस बात की एक मस्बत एहसास उजागर होता है कि पाकिस्तान के अंदर निगरां हुकूमत तो है, लेकिन निगरां हुकूमत की अपनी कारकर्दगी जो है वो हमें मस्बत नज़र आती है मुआशी लिहाज से। चूँकि हम इस प्रोग्राम में दरहकीकत में ज़्यादातर जो है मईशत को ही डिस्कस करते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी हुकूमत है उसके अच्छे या बुरे जो भी इक़दामात है उस इक़दामात को हम लाखी तौर पर हम दोबारा जो है उसको सराहें और या उस पर तनकीद करें। इस वक्त जो सबसे बड़ी जो हमें मईशी तौर पे जो हमें मस्बत सरगर्मी नज़र आती है वो है स्मगलिंग की रोकथाम। स्मगलिंग की रोकथाम की वजह से बहुत सारी चीज़ों पे जो है असरात पड़े और ख़ास तौर पर डॉलर की, कि डॉलर जो है वो रोज़ाना जो है कुछ न कुछ नीचे की सतह पे आ रहा है और इसकी वजह से जो हमारी इम्पोर्ट है उस इम्पोर्ट पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है। आज जो स्टेट बैंक ने अपनी एक जो हफ्तावारी जो अपनी स्टेटमेंट जारी करती है उस स्टेटमेंट के तहत जो बताया कि पाकिस्तान के कुल ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब डॉलर के करीब है, जिसमें कि 7 अरब डॉलर स्टेट बैंक के पास है और 5 अरब डॉलर जो है वो कमर्शियल बैंकों के पास है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त चूंकि इंपोर्ट की वजह से कमी होने की वजह से जो है हमारा जो करंट अकाउंट खसारा है उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है और डॉलर के ज़खायर जो 12 से 13 अरब डॉलर गुज़श्ता 2 महीने से जो है इसी सतह पर मौजूद है। IMF का वक्त आज या तशरीफ़ ले आ चुका पाकिस्तान। उन्होंने सेकेंड रिव्यू के तहत जो है वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद वो 2 हफ्ते पाकिस्तान में रहेगा और इस 2 हफ्ते में के दौरान उन्होंने तमाम जायज़े लेने हैं कि पाकिस्तान को जो मुआशी तौर पर जो अहदाफ दिए गए थे वो अहदाफ कहाँ तक उन्होंने उसको पूरा किया है। उसके बाद अगर वो रिपोर्ट देते हैं, मस्बत रिपोर्ट देते हैं IMF के वक्त, तो 70 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मज़ीद मिलने की तवक्को की जा सकती है। पेट्रोल की कीमत को भी बराबर रखा है हुकूमत ने, डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, लेकिन बहुत अफसोस का मकाम है कि हमारे अशर खुरवनोश की कीमतें जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं और उनकी सतह उसी तरह बरकरार है। इसके अलावा हम यहाँ पर आज कुछ इस बात पर भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में हुकूमतें बहुत सारी चीज़ें को इंपोर्ट पर जो है बैन लगाती है। उस इंपोर्ट के बैन पे हमें ये देखना है कि क्या वो जो बैन लगती है इंपोर्ट पे तो उसकी कुछ मस्बत असरात मुल्क पे पड़ते हैं या नहीं पड़ते, या दूसरी तरफ जो है वो उसकी स्मगलिंग बढ़ जाती है और इस स्मगलिंग का सामान खुलेआम जो है वो मार्केटों में बिक रहा होता है। तो ऐसे इंपोर्ट को बैन करने से क्या फ़ायदा है। मैं बात कर रहा हूँ छालिया की। खासतौर पर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त छालिया की जो सिचुएशन है वो हीरोइन और चरस से कम नहीं है। इस तरह के हीरोइन की तिजारत पर पाबंदी है तो इस वक्त छालिया की तिजारत पर भी पाबंदी है, लेकिन आप मार्केटों में जाकर देखें तो छालिया आपको वाफिर मकदार में नज़र आती है और यकीनी तौर पे कहाँ से आती है ये हम सबको मालूम है। इस पर हम आज थोड़ी सी बात करेंगे और इन सब बातों को तस्करा करने के लिए कि पाकिस्तान की मईशी सूरत हाल क्या है, ताजिरों के क्या मसाइल है, मुश्किलात है और मसाइब हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो इस हवाले से हमारे साथ जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में जो मौजूद है मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम मजीद आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पहले मेहमान हैं आज जनाब मोहम्मद शरीफ मेमन साहब। शरीफ मेमन साहब ने ये सदर हैं बोल्टर मार्केट ताजिर वेलफेयर एसोसिएशन के। शरीफ मेमन साहब पहले भी आपको मेरे प्रोग्राम में देखते रहोगे, काफ़ी एनर्जेटिक ताजिर हैं, अच्छा बोलते हैं और लॉजिक के साथ बोलते हैं। आज भी हम इनसे इन्हीं मसाइल पे गुफ्तगू इनके नज़रियात को जानने की कोशिश करेंगे। मेरे दूसरे मेहमान हैं नवेद खालिद साहब हैं। नवेद खालिद साहब आज मेरे प्रोग्राम में पहली दफ़ा आए हैं और ये हैं जनाब जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल कराची पान छालिया एंड टोबैको एसोसिएशन के। और मैंने जैसे तस्करा किया था कि छालिया के हवाले से जो पाबंदी लगी है इस हवाले से इनके क्या नुकसानात हैं और क्या मसाइल मुश्किलात है, आज हम नवेद खालिद साहब से बात करेंगे। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब फैसल हमीद साहब। फैसल हमीद साहब जो हैं एक सदाबहार शख्सियत हैं। ये एक मुआशी तज़ियार के साथ साथ ये एक हम कराची के नाम से एक NGO भी चलाते हैं और कराची पाकिस्तान के और कराची के जो भी मखसूस हालात होते हैं उनमें तकरीबन जो है इन्हें ज़्यादा पैमाना पता चलता है कि कितने लोग गुर्बत के लकीर के नीचे से चले गए हैं और कितने लोग NGO से जो रब्ता करते हैं तो उनकी सूरत हाल क्या होती है। तो फैसल हमीद साहब से इस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की वजह से लोगों पर कितना असरअंदाज हो रहा है उनको ये हालात। फैसल हमीद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। मेरे ख्याल में मोहम्मद शरीफ मेमन साहब की तरफ चलते हैं और मोहम्मद शरीफ मेमन साहब से पूछते हैं। शरीफ साहब, पिछले दिनों हमने काफ़ी ज़्यादा आपकी एक्टिविटी देखी कि आपने रेंजर्स DG रेंजर्स से भी मिले, कमिश्नर कराची से भी मिले, AIG सिंध से भी मिले, तो
क्या मसाइल क्या थे, क्या उन्होंने आपने गोशोगुजार किया और उन्होंने क्या कहा? देखिए, बेसिकली मेरा उन तक जाने का मकसद ही यही था कि कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं और अच्छी चीज़ें होने के साथ साथ कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। जैसे कि स्मगलिंग पे पाबंदी थी। आपको पता है हमारी बेसिकली मार्केट है जो गोल्डन मार्केट है वो एक कदीमी मार्केट है और इम्पोर्टरों की मार्केट है, एक्सपोर्टरों की मार्केट है। तो बेसिकली वहाँ पे कुछ कस्टम के प्रॉब्लम्स थे तो उन तक वो भी बात पहुंचाई गई। दूसरा ये चीज़ें होती है, देखिए जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो साइड इफेक्ट्स ये होता था कि पुलिस वाले जो है वो किसी का लीगल माल होता था उसको भी आगे तंग करते थे। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ कुछ इम्पोर्टर हैं तो वो जब माल आगे सेल करते थे 4 कार्टन 3 कार्टन, तो वो इनको अपनी इनवॉइस तो दे नहीं सकते थे। जाहिर सी बात है, हम जब जीटी इंपोर्ट करते हैं तो वो जीटी उसको दे तो नहीं सकते थे, तो हम उनको इनवॉइस बिल बनाकर दे देते थे, जो कि पुलिस वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, 555 करके आगे कस्टम के हवाले कर देते थे। तो हमने ये बात हमारी आईजी साहब तक पहुंचाई, कमिश्नर कराची साहब तक पहुंचाई और डीजी रेंजर साहब तक, और सबों ने हमारी बात को इस पे कहा कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। जो चीज़ें थी, हमारे 2-3 और भी वैलिड पॉइंट थे, उन्होंने वो हमारे पॉइंट को देखा और हमारे साथ ताउन भी किया। और नो डाउट देखें आप, इस वक्त आपका डॉलर कितना स्पीड से नीचे आया। अभी 1-2 दिन हुए बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी वर्किंग जारी है। मैं भी उनसे वो तो सुना मैंने कि इंपोर्ट की वजह से ज्यादा बढ़ गया कि डॉलर की मांग बढ़ गई। मैं भी इनके साथ राब्ते में हूँ और ये चीजें हैं हमारे साथ भी। लेकिन असल में बेसिकली मसला ये है कि निगरान हुकूमत भी आ गई है ना, तो वो भी स्टेक होल्डर को बिठाकर एक दफा बात नहीं कर रही। जब तक आप अच्छी पॉलिसी नहीं बनाएंगे ना, आप तक अच्छा ग्रोथ नहीं कर सकते। आप बैठे, आप रिपोर्टरों को भी बैठाएं, उनको कहें कि भाई आप डीपी की जगह पे आप जो है वो डीपी कर दें, उसको 6 महीने बाद की। आप जो है वो उसको 365 डेज कर दें, 780 डेज कर दें, आफ्टर ड्यू पेमेंट कर दें। तो ये चीज़ें होती हैं जो वर्किंग के अंदर आ सकती हैं, उससे बेहतरी आ सकती है। अगर आप करंट सिचुएशन पे पेमेंट अगर आप देते जाएंगे, बाहर डॉलर देते जाएंगे, तो जाहिर सी बात है मीशत आपकी नीचे आएगी। इस वक्त आप देखें पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा एक मसला चल रहा है, 1300 अरब का जो है ना उनको ये टैक्स लगाना IMF की शर्त के मुताबिक, जो कि गैस के ऊपर है। आप देखें इस गैस की जो ये पैसे लगाने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उससे हमारा जो एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत भी चल रहा है, मेरी नज़र में, दुनिया की नज़र में और लोगों की नज़र में, हमारे पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है ना वो 50% ले जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद अब आप देखेंगे हम 50% के बाद कहाँ जाएंगे। हमारे मुल्क के अंदर वो चीज़ें हैं जो हम सराइव कर पाएंगे। इससे बेहतर ये था कि ये स्टेक होल्डर्स को बुलाते, बैठाते, बात करते, आगे अच्छी पॉलिसी बनाते। लेकिन हर दफ़ा की तरह अफसोस यही हुआ कि वही चीज़ें नहीं हो सकी। आप देखें माजी में भी हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकती थी। मैं सलाम करता हूँ आर्मी चीफ साहब को जिन्होंने आके ये स्टेप उठाया। आप देखें उन्होंने ये स्टेप उठाया, माजी की किसी हुकूमत ने आके ये स्टेप नहीं उठाया। तो मेरी निगाह हुकूमत से भी अपील है कि हमारा हर चीज़ के लिए आर्मी चीफ साहब के पास बहुत से काम होते हैं, उनको बॉर्डर भी देखना होता है, उनको दूसरे मसाइल भी होते हैं, सिक्योरिटी भी देखनी होती है, सारी चीज़ें हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अपनी पॉलिसी पे ध्यान दें, स्टेक होल्डर से बिठाएं, बातें करें। हमें मुल्क एक्सपोर्ट की तरफ भी लेके जाना है। बुनियादी मसाइल क्या है? इससे बुनियादी मसाइल यही है कि आपके के जो मार्केट में माल आपका इंपोर्ट जो कानूनी तौर पे होता है, तो उस कानूनी तौर पे माल को जब मतलब कानून राज करने वाले इदारे आते हैं, तो इसमें पुलिस कैसे आती है? पुलिस का तो इख्तियार नहीं है। देखिए मैं आपको अभी बात बताता हूँ। अब जो स्मगलिंग के ऊपर कार्रवाई हो रही है ना, वो सारे लाइनअप पे चल रहे हैं। वो कस्टम आती है, कस्टम अपने साथ पुलिस और रेंजर्स और जितनी डेमोक्रेसी साथ लेकर आती है। अब वो कस्टम अकेले नहीं आती। पहले ये होता था कस्टम अकेले आती थी, लेकिन अब कस्टम सबको साथ लेकर आती है। तो ये इस तरीके से एक मुश्तरका कार्रवाई हो रही है। ये हमारी नज़र में ऐसा है कि यार पुलिस आ रही है, हाँ उसके साइड इफेक्ट्स ये हो रहे हैं कि भाई जो कार्टन रिक्शे में लेके माल लेके जा रहा है तो उसको पुलिस वाले रोक रहे हैं, तंग कर रहे हैं, वो एक नाजायज हो रहा है। बाकी ये एक मुश्तरका कार्रवाई हो रही है और ये सब साथ मिलकर, मतलब रिटेलर्स को तंग कर रहे हैं, जो माल बेचने के लिए लेके जा रहा है, वो तंग कर रहे हैं, वो तंग कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आईजी साहब से मीटिंग हुई, इसके बाद उस चीजों में काफी बेहतरी आ गई और वो अब 90% ना होने के बराबर ही है। गुड गुड। तो उससे काफी चीजों में बेहतरी आ, मतलब कि आप जो मिले लोगों से, कमिश्नर साहब से, तो उससे कुछ पॉजिटिव? जी उससे एक ये अच्छा मैसेज ये भी गया। इसके अलावा काफी दुकानदारों की शिकायतें होती थी, उनके ताले तोड़ के जाते थे अक्सर, तो वो भी कमिश्नर कराची ने भी उस चीज का एक्शन लिया। उन्होंने किसने तोड़े? कौन तोड़ के जाते थे? कस्टम वाले? अच्छा, फिर उसमें इनलीगल माल कुछ होता नहीं था, लीगल माल होते थे, लेकिन कुछ राइट्स होते थे, वो उस वजह से तोड़ देते थे। लेकिन उस चीज में भी बेहतरी आ जाएगी और उनसे भी हमारी बात हुई है। अब वो पूरी एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर, डेलीगेशन के ऊपर आप देखेंगे कार्रवाई होगी। मजमूई सूरत-ए-हाल क्या है अभी? मजमूई सूरत-ए-हाल ये है कि सर 80% आपकी जो है ना स्मगलिंग रुक चुकी है। ठीक है। 20% है उसके ऊपर वो एक टेक्निकल आ रहा है, लेकिन टेक्निकल इनको जो है स्मगलिंग को रोकने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना पड़ेगा। इसके बाद जाके आगे कुछ हम बैठे हुए उनके साथ, और इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे इनके साथ मिलकर एक अच्छा रास्ता निकल रहा है और उस चीज़ में भी बेहतरी आ जाएगी।
ठीक है, अच्छी बात है कि आपके तासुर एक पॉजिटिव है कि कुछ न कहीं 100% तो कोई चीज़ नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ तो खामियां रहती हैं। मैं ज़रा नवेद खालिद साहब की तरफ चलते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और कराची पांचसाली एंटी एडवोकेसी के। जी नवेद खालिद साहब, आपके प्रॉब्लम हमने सुने। आपकी जो शिकायत वो अमूमन यही है कि छालिया की जो कानूनी मतलब कि दरामद वो तो चल रही है ना, कानूनी दरामद जो है लीगल तौर पे, तो प्रॉब्लम क्या है फिर, क्या शिकायत क्या है? कानूनी तौर पर दरामदात के हवाले से जो आपने बात करी चल तो रही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी पॉलिसीज इंपोर्ट पे लागू कर दी गई हैं कि इंपोर्टर उसको फ्री एंड फेयर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, यानी कि लोकल जो हमारा मार्केट का इंपोर्टर है वो माल नहीं मंगवा पा रहा। इस कंडीशन में आने के बाद फिर अर्जा ऐसा हुआ कि इंपोर्ट से हट के काम दूसरी तरीके पे चला गया। ठीक है। तो अब छालिया पे हमारा सिर्फ इशू इतना है कि छालिया गवर्नमेंट की तरफ से बैंड आइटम नहीं है, और छालिया के साथ हम जिस कारोबार से और भी चीज़ें हमारे साथ मुंसलिक है, कत्ता है, सौंफ है, पान है, टोबैको है, ये कोई से भी आइटम जो मैंने आपको बताए हैं जिनसे हमारी मार्केट और पूरे मुल्क में कारोबारी हज़ात वाबस्ता हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से बैंड नहीं है। ठीक है। पान कस्टम टैरिफ में क्लियर है, छालिया कस्टम टैरिफ में क्लियर है। अब जब ये आइटम क्लियर है कस्टम टैरिफ में और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर कौन सी हुक्म की पासदारी कर रही है पुलिस या कस्टम जो कि हरेसमेंट कर रही है दुकानदारों को? किस चीज की हरेसमेंट कर रही है? हरेसमेंट ये करते हैं कि 5 किलो भी कस्टमर कोई माल लेके जा रहा होता तो पकड़ा जाता है, ताले तोड़ के माल उठा के लेके चले जाते हैं और शो करते हैं कि गुटखा मावा उठाया है। तो ये हरेसमेंट कर रही है जिससे दुकानदारों का हमारे बहुत बुरा हाल हो चुका है, माशी कत्ल हो रहा है। नहीं, और अगर जैसे 5 किलो भी लेके जा रहा है कोई, अगर मिसाल के तौर पर छाले लेके जा रहा है, तो उसको क्यों पकड़ रहे हैं? वो उसको पकड़ते इसलिए कि आप ये जो मटेरियल लेके जा रहे हो ये गलत है। वो बोलता भाई मैं इसको पान के इस्तेमाल में लेके जा रहा हूँ, पान। अच्छा, वो ये कहते हैं कि आप गुटके लेके जा रहे हो, गुटके के लिए लेके जा रहे हो, जबकि वो उसका अपना दुकान का एड्रेस कोड कर रहा होता है। वो जानते भी हैं पकड़ने वाले कि ये इसकी इस इलाके में दुकान है और ये दुकान पे ले जाके पान के तौर पे इसको इस्तेमाल करेगा और बेचेगा, लेकिन फिर भी उसको ज़हनी टॉर्चर करते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं और उसको थाने ले जाने की धमकी लगाते हैं, उस पर हरेसमेंट करते हैं ये। और अगर वो नहीं जाता, उनको पैसे नहीं देता, तो उसके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाने की कोशिश करते हैं, कार्रवाई करते हैं। या आपकी जो मार्केट है पांचसाली मार्केट, उससे एक आदमी लेके निकलता है तो ये वहीं पर कार्रवाई होती है? वहीं पर भी होती है, दूसरे इलाकों में भी होती है, पूरे कराची में ये ट्रेंड चल रहा है इस वक्त। हमारी मार्केट में क्योंकि दुकानदार करीब है, यहाँ से कस्टमर को फर्स्ट टाइम यहीं से बाहर निकलना होता है तो यहाँ पे ज्यादा होता है, लेकिन ये ट्रेंड पूरे ओवरऑल कराची में, बल्कि पूरे मुल्क में जहाँ भी छालिया का दाने का काम हो रहा है, वो इस तरीके से पुलिस उसको तंग करती है। सिर्फ छालिया पे कत्ते पे रजिस्टर्ड कंपनी के टोबैको हैं जो कि अब तो लोकल प्रोडक्ट इसकी मर्दान में ही काश्त हो रहा है, ठीक है, और एक्सपोर्ट हो रहा है बल्कि। और जो टोबैको हमारी मार्केट में दुकानदार आजाद, बल्कि पूरे मुल्क में दुकानदार आजाद बेच रहे हैं इस वक्त, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, ओके, और टैक्स पेयर है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से टैक्स पेयर होने का मकसद और रजिस्टर्ड होने का मकसद लीगल है, बिल्कुल सही। और लीगल आइटम पे पुलिस या जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उस पर हाथ डाल रही हैं, तो उनके पास किसकी डायरेक्शन है? अच्छा, कौन सा कानून के तहत वो? मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा 5 किलो लेके जा रहा है, उसको अगर पुलिस वाले पकड़ते हैं तो क्या वो कोड नहीं करता कि मैं फला दुकान से लेकर आ रहा हूँ? उनको इतना बोलने का मौका ही नहीं देते। थाने ले जाने के बाद अगर ले जाते हैं तो डायरेक्ट FIR काट देते हैं गुटके मावे पे। ठीक, यानी कि उन्होंने एक मस्बत चीजों को नेगेटिव चीज में नेगेटिव करी हुई। इस तर्ज अमल से हमारे मार्केट में जो दुकानदार हैं और पूरे मुल्क में, पूरे सिंध में जहाँ जहाँ भी छालिया, पान और टोबैको का काम करने वाले हजरात हैं, उनका दुकानदारों पे इतना जुल्म हो रहा है, उनका माशी कत्ल हो रहा है, उनको अपने घर के खर्चे पूरा करना दूर की बात, अपने दुकान के लेबर के खर्चा उठाना इस वक्त मुश्किल हो रहा है। तो इसमें से पुलिस इन्वॉल्व है या और भी कुछ दूसरी चीज? ज्यादातर पुलिस इन्वॉल्व है, उसके बाद नंबर आता है कस्टम का, ठीक है, लेकिन ज्यादातर उसमें पुलिस इन्वॉल्व है। तो अच्छा, कस्टम अगर आती है जी, तो आप उनको डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं? डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं, प्लस कस्टम आती है तो वो देखती है कि जब डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और वो जिस चीज के लिए कस्टम आती है वो चीज ही उनको वहां नहीं मिलती है, तो फिर वो दूसरे आइटम उठा के ले जाते हैं। अब उनको एक चीज रिक्वायरमेंट है कस्टम को, जिस चीज की वो चीज नहीं मिल रही है, तो फिर उनको क्या फर्ज बनता है कि उस दुकान को मजीद और कार्रवाई में क्या चीज, सौंफ उठा के ले जाते हैं, भूसी उठा के ले जाते हैं, कंपनी के इसलिए उठा के ले जाते हैं कि वो उसके कुछ बेनिफिट ले लेते होंगे। तो जब सौंफ उठाते हैं जी, तो सौंफ है, आपको लिख के देते हैं, कुछ भी नहीं, रजिस्टर्ड कंपनी के तंबाकू हैं या जो छालिया रखी हुई ओरिजिनल कंडीशन में, उसको उठा के ले जाते हैं।
तो ये जो सामान वो लेके जा रहे हैं, जो मटेरियल वो लेके जा रहे हैं, जबकि वो मटेरियल उनको उठाने के वो इख्तियार आती नहीं है, क्योंकि वो बैंड नहीं है। हमारे दुकान मार्केट में दुकानदारों के पास अगर कोई बैंड आइटम उनको मिल रहा हो तो वो ले जाने के मजाज हैं, ठीक है, लेकिन वो आइटम लेके जा रहे हैं जिसको वो उठाने का इख्तियार नहीं रखते। तो इसी पे हमारा एतराज। मतलब ये कि एक टाइप कस्टम आपसे ज्यादती कर रही है, दूसरी तरफ पुलिस ज्यादती कर रही है। तो कस्टम जो आपकी दुकान पे आती है, यानी कि ज्यादातर जो बैन आइटम इसमें वही है ना कि छालिया है कि छालिया जो गुटके में इस्तेमाल, लेकिन एक चीज जब इंपोर्ट हो रही है तो आपके पास कागजात मौजूद है ना जी, तो वो कागजात में भरोसा नहीं करते। इंपोर्ट जिस वक्त हो रही थी तो कस्टम की इतनी हरेसमेंट कम थी या नहीं थी। असल में बेसिकली बात यह कि सिंध गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है, गुटका मावा एक्ट, ठीक है। तो गुटका मावा एक्ट को हम भी अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर उसके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के भी हैं, लेकिन जो एक्ट बनाया है वो सिंध गवर्नमेंट ने 2019 का बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें गुटका मावा एक्ट बनाया गया है और गुटका मावा को हम भी सपोर्ट नहीं करते। जो गुटका मावा से रिलेटेड कारोबारी हजरात हैं, उनके जो कारखाने हैं, आप कारखानों पे छापा मारें, उन कारोबारी हजरात को पकड़े, कानून के मुताबिक उनको सजाएं दें, हमें कोई एतराज नहीं है, बल्कि हम उनके इन इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जो चीज क्लियर है, आप गुटका मावा को एक्ट को मिस यूज करके दूसरी चीजों पे आप जो हाथ डाल रहे हैं और कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये कौन सा रिटर्न में लिख के नहीं देते, रिटर्न में लिख के नहीं देते, तो ये कौन लेके जा रहे हैं एग्जैक्टली, तो ये कौन से आप कानून की पैरवी कर, बाद में मिलती है नहीं मिलती वो चीज? नहीं सर, कहां से मिलेंगे, वो तो वो गया, बिल्कुल गया, और आपका नुकसान, हमारा नुकसान हो गया। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि अगर जिस चीज में आपको इख्तियारात हैं और वो चीज बैंड है, गुटका मावा, आप उस पर कार्रवाइयां करें, उनकी फैक्ट्रियों पर हाथ डालें। लेकिन जो चीज आप गुटका मावा को मिस यूज करके उठा के लेके जा रहे हो, तो ये आप कौन से कानून की हुक्मरानी के जाहिर कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नवीद खालिद साहब की जो गुफ्तगू है वो जारी है अभी, लेकिन बहरहाल जो उनके जो पॉइंट रेस किया है वो बिल्कुल बहुत ही वैलिड पॉइंट है। इसमें मजीद गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लूंगा मैं, वक्फे बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल हमारे मोहम्मद शरीफ मेमन साहब ने और नवीद खालिद साहब ने जो गुफ्तगू की स्मगलिंग के हवाले से, या जो इम्पोर्ट माल आ रहा है कानूनी तौर पर, उसके बावजूद जो है हमारे कानून ऑफिस करने वाले इदारे जो एलिगेशन लगाते हैं, उन्हें तंग करते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन मैं थोड़ा बढ़ता हूँ, मैं जनाब ज़रा फैसल हमीद साहब की तरफ। फैसल हमीद साहब, आपने इन दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुनी, यकीनी तौर पर जो एक इकनॉमिस्ट के तौर पर आप क्या तजिया करेंगे कि हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुकूमत की ही है ना, जो भी हुकूमत है वक्त है, आज निगरान हुकूमत है तो निगरान हुकूमत है, ठीक है ना। इसके बाद जो भी अपने इलेक्टेड आएगी वो अपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन पुलिस तो चाहे निगरान हो चाहे इलेक्टेड हो, पुलिस तो पुलिस ही होती है ना भैया, उनके तो कानून एक ही होते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इदारे जो है ना, इदारे वो अपने इतने करप्टेड खराब हो गए हैं, और उनका जो है वो सारे का सारा जो है वो कोई भी हुकूमत आ जाए, उन्होंने अपनी रविश कायम करी हुई है, ठीक है ना। अब हम जब बात करते हैं ना कि यार पेट्रोल कम हो गया, डीजल कम हो गया, डॉलर कम हो गया, तो महंगाई क्यों नहीं कम हो रही? नहीं हो रही, सही है ना। अब खाने पीने की चीजें क्यों नहीं कम हो रही? उसकी वजह यही है ना कि ये इदारे जो है ना, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। इन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई हैं और काम इनका जो है वो चकाचौंध चला जा रहा है, सही। अब ये बोल्टा मार्केट वाले इसमें जो है असरअंदाज हो, या छालिया वाले असरअंदाज हो, या और दूसरी वाले अपने क्या नाम है कमोडिटीज वाले। आप जब एक ऐसी चीज के लिए कि जो आपकी जरूरत है, जो मुल्क की जरूरत है, जिसपे आप बहुत अच्छा दरा मुबादला कमा सकते हैं, आप जो है बहुत सारे अपने क्या नाम इकोनॉमिकली और स्ट्रांग हो सकते हैं, आप उन चीजों के ऊपर बैंड लगा देते हो। अब बैंड लगा के आप वही चीजें स्मगलिंग में शुरू हो जाती हैं। चीजें आप मुझे बताएं ना, कौन सी ऐसी हैं कि शॉर्ट हो गई? आपने बैंड लगाया तो कौन सी ऐसी चीजें जो शॉर्ट हो गई? मार्केट में सब बिक रही थी, सब बिक रही है, वो कहां से आ रही है? वो सारी की सारी स्मगलिंग में आ रही है। और अब बात यह कि पहले 100 रुपए की आ रही थी, अब वो 1000 रुपए की आ रही है। तो बात यही है सर कि गवर्नमेंट कोई भी हो, उसकी पॉलिसी जब तक, मैं तो कह के मेरा तो गला जो है वो फट गया कि भाई पॉलिसी जो है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। अब बात ये, कोई भी गवर्नमेंट आए उस पॉलिसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे। अब यहाँ हर कोई आता है, अपना जो है वो मंजन चूरन बेचता है, सारी सब चीजें करते हैं। इदारे उनके साथ मौजूद हैं, वो उनको वेलकम करते हैं, बोलते हैं ये हम कर रहे थे, अब आप आए हमारे साथ जो है वो अपने। अच्छा, एक बात और भी है इसमें, एक बात और भी है। मिसाल के तौर पे अगर एक मार्केट के अंदर 100 दुकानदार हैं या 100 होलसेलर हैं, तो उसमें से कुछ लोग जो है वो
कुछ तादाद जो होती है, सारे तो नहीं, कुछ ऐसे तादाद ताजिरों की होती है जो कि 2 नंबर काम कर रहे होते हैं। उस 2 नंबर काम की वजह से जो 100 ताजिर जो ईमानदार होते हैं, जो लीगल कर रहे होते हैं, वो भी फंस जाते हैं, वो भी उनके मतलब के जद में आ जाते हैं। सर एक वही बात है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है ना। अब बात यह है कि हम लोगों के ईमान के लेवल जो है ना वो इतने कम हो गए, कब हम क्या हमारे अंदर क्या चीज आ गई है, हम हलाल हराम भूल गए, अच्छा बुरा भूल गए। अब यही सारी सब चीजें इम्पैक्ट नीचे आ रहा है। एक अपने क्या नाम है गरीब आदमी बेचारा अगर 5 छालिया का केबिल लगा रहा है, वो पैसे दे रहा है सारे इदारों को उस केबिल लगाने के, बिल्कुल ठीक है ना। उसके बाद आप आके अपने छापा मार के उसका केबिल उठा के ले जाओ, माल समेत ले जाते हैं, सब चीजें ले जाओ, सब चीजें करो। अब वो गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा? अब या तो वो खुदकशी कर लेगा या किसी जुर्म में चला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास जो भी केसेस आते हैं ना वो इसी तरीके से आ रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेचारा बाइज्जत तरीके से काम कर रहा था, उसका काम बंद हो गया, उसका काम खत्म हो गया, क्या चीजें हुई। अच्छा, वैसे आप तो चूंकि एक एनजीओ भी चला रहे हैं हम कराची के नाम से ना, क्या सूरत है माशी तौर पर इस वक्त? सर कोई फर्क नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं कि कोई फर्क पड़ा है? मतलब कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ना चाहिए। क्या मुझे बताए ना, 250 रुपए किलो टमाटर है। आप चावल देखें, आप आटा देखें, आप चीनी देखें, यानी मुझे एक बात बताएं ना, आप कोई चीजें सस्ती हुई हैं, कोई कामों में, कोई ऐसी चीजों में कोई फर्क आया है? सर ये महीना यानी कि 40 रुपए कम हुए ना पेट्रोल के ऊपर, फिर आपने 15 दिन के बाद वो सस्टेन किया, वो 30 दिन का हो गया ना। हाँ, 15 दिन आपने, ठीक है ना, 30 दिन का हो गया, 30 दिन का हो गया। तो महंगाई कम होनी चाहिए ना, 1% महंगाई बढ़ी। मैं सुना मैंने कि कुकिंग ऑयल पे थोड़े से रेट गिरे सर, घी पे रेट गिरे। अरे कुकिंग ऑयल आप मुझे बताएं था कितने पे? 600 650 पे। तो फिर कम हो गया कितने पे हो गया? बहुत से बहुत 550 पे आ गया, 500 में आ गया। तो कौन सा ऐसा काम ऐसी चीज हो गया? गरीब आदमी जो है ना सर रोटी नहीं पका सकता क्योंकि गैस महंगी, अपने एलपीजी महंगी, आटा महंगा। वो एक वक्त की रोटी जो है ना, रोटी हम इन चीजों को वो करते हैं ना, हम राशन देते हैं तो हमें ये परेशानी होती है कि यार हमने राशन दे तो दिया, अब वो बेचारा पकाएगा कैसे? उसके पास गैस ही नहीं है। अभी 200% आप गैस की अपने क्या नाम है वो कीमत बढ़ा रहे हैं आप दी, मतलब कि कल से एप्लीकेबल हो गया 1 नवंबर से। अभी के बिल में लग के आएगा, 1 नवंबर से एप्लीकेबल हो गया वो। तो अब आप बताएं ना कि आप मुझसे हर दफा पूछते हैं कि यार कमी हुई, मैं कहता हूँ नहीं हुई। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके पास जो लोग आते हैं मदद के लिए, उसकी तादाद में इजाफा हो रहा है या कुछ? हर इजाफा, हर महीने इजाफा। और आपको मैं एक बात बताता हूँ कि पहले हमारे पास मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास 500 केसेस थे और 50 सपोर्टर थे, ठीक है। आज हमारे पास आप यकीन करेंगे 5000 से प्लस केसेस हैं और सपोर्टर 50 से कहां पे चले गए बिलाल भाई? 5 हो गए, 5। मतलब कि देने वाले ही इतने ज्यादा, देने वाले कम हो गए और उनमें से भी 4-5 ऐसे हैं सपोर्टर कि वो खुद सपोर्ट मांग रहे हैं। गुड। तो अब आप ये देख ले, ये हाल है, ये चीज है। अल्लाह रहम करे हमारे हालत पे। शरीफ साहब क्या कहेंगे आप? मैं बिलाल भाई इसमें थोड़ी सी इनकी बात को भी ऐड करता जाऊं। देखिए स्टेप उठा है और उससे फर्क पड़ा है। अच्छा, इसमें मैं कह दूं कि फर्क नहीं पड़ा, आपके सामने वाजे है। चीनी आप देख लें 180 रुपए केजी थी, आज चीनी का रेट 130 रुपए है। इसी तरीके से दाल आप देख लें। सबसे बड़ी चीज आप देखें रोजमर्रा की जो जिंदगी है, चीनी का पेट्रोल से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना कोई डॉलर से ताल्लुक है। मैं उस पर भी आता हूँ सर। इफेक्ट हमारा जो डॉलर पे पड़ा है ना, उसके साथ साथ इन चीजों पे भी पड़ा है। देखिए जखीरा अंदाज के जो आटा और चीनी पे जो डॉलर से अटैच कर रहे थे वो सबसे बड़े बेईमान लोग थे जी। इसलिए कि ना आटे का ताल्लुक डॉलर से है ना चीनी का ताल्लुक डॉलर से है। गंदम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? मैं एक सेकंड, मैं आपकी थोड़ी सी चीजें बताता हूँ आपको। देखिए कुछ लोग जो इम्पोर्टर्स होते हैं ना, अब जैसे कि हमारे मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन वाले हैं, मैं पिछले 10 दिन से कह रहा हूँ, एहसान गुज्जर साहब चिल्ला चिल्ला के थक गए कि भाई मोटरसाइकिल के रेट कम करो, मोटरसाइकिल के रेट कम करो। जब आपका 340 रुपए, 320 रुपए, 340 रुपए का रेट था, लेकिन ब्लैक मार्केट में 380 रुपए का रेट था बिलाल भाई, और ब्लैक मार्केट से मार्केटिंग काउंट होती है, तब आपका जो है आपकी मोटरसाइकिल कितने की थी, आज भी आपकी मोटरसाइकिल उतने की है। असल में देखिए मसला ये कि इन माफियाज के खिलाफ कुछ आइटम है। बेईमान कौन हुआ? देखें हमारे अंदर वो मालखान हुए ना, नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए पांच उंगलियां बराबर नहीं होती है। कुछ हम में भी खराबियां हैं, कुछ उनमें भी खराबियां हैं, कुछ उनमें भी खराबियां हैं।
जब ये गोल दायरा ना चारों तरफ गोल घूमता रहेगा ना, तो वो चीजें बेहतर नहीं होंगी। जब उसको बेहतर करना है तो आपको उस गोल दायरे को भी जरा देखना पड़ेगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने खालिद साहब की भी गुफ्तगू सुनी, आपने फैसल साहब की गुफ्तगू सुनी, मतलब कि कोई भी पॉजिटिव तो किसी ने कुछ नहीं कहा। नहीं देखिए सर, यहाँ पे दो चीजें मैसेज जा रही है ना, मतलब ये हर चीज को नेगेटिव ये जा रही है। नहीं, एक मैसेज ये जा रहा है कि देखिए फर्क क्या पड़ा, मैं आपको बताता हूँ ना। स्मगलिंग की रोकथाम के पीछे से फर्क सबके सामने वाजे है। ठीक है, डॉलर में भी बेहतरी आई, सारी चीजों में बेहतरी आई। इसके अलावा देखें, एक हमारे पास जो ना पूरा आबा ही बिगड़ा हुआ है, उसको सेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, स्टेप टू स्टेप काम करेगा और कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां बनती है। सर मैं वहां भी जाता हूँ। एक आम आदमी को क्या फायदा पहुंचा? सर आम आदमी को फायदा हुआ ना सर, आप ये देखिए ना साल में क्या हुआ, निगरान हुकूमत 3 महीने, इसके बाद फरवरी में एक आम आदमी में क्या तीर मार लेगी सर? दूध की नहरें बह जाएंगी, शहद की नहरें बह जाएंगी। एक चीज बताऊं, इस वक्त अगर हम किसी सियासतदान के पास होते ना, तो आपके सामने फर्क वाजे ऊपर की तरफ होता। सियासतदान पहली बात स्मगलिंग नहीं बंद करता, वो स्मगलिंग बंद नहीं करता। हमारे पास ये चीजें ना सर, मैं आपको मार्केट की ऑन ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। लोग कारोबार छोड़ने के लिए तैयार थे, आज लोग बैठ गए और उसी उम्मीद पे बैठे हैं कि आगे अच्छे दिन आएंगे, और मजीद आगे अच्छे दिन की तवक्का है हमें, ऐसा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल है। बेहतर की तरफ हम जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और आहिस्ता आहिस्ता उस बेहतरी की तरफ हम आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे। आप देखिए ना, काफी चीजें ऐसे देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव दो सी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हर आइटम के अंदर देखिए आप, यहाँ पे रोजमर्रा की चीजें की कितनी इस्तेमाल की आइटम होती है, हर आइटम के पीछे माफिया काम कर रहा है, स्मगलिंग हो रही है, कोई जखीरा अंदोज कर रहा है, तो हर आइटम के पीछे कहाँ देखिए आप में हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट है कहाँ भागेगी, वो पुलिस कहाँ भागेगी, कस्टम कहाँ भागेगी, कौन सी चीज। मेरा अपना जाती राय तो ये है कि स्मगलिंग को रोकने के साथ साथ आपको जो हमारे अपने कानून ऑफिसर वाले जो सिविल इदारे हैं, जिसमें खासतौर पे पुलिस है, पुलिस में भी कुछ आपको इस्लाहात लानी चाहिए थी। इस्लाहात में ये कि पुलिस पे जो करप्ट अफसरान है, उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। खालिद साहब, आप ये बताइए कि आपने इतने सारे दुखड़े जो सुना दिए, बड़े दुखड़े थे आपके, और मेरा ख्याल है कि जेन्युइन प्रॉब्लम में क्या किसी आला मतलब कि अफसरान साहब की इस हवाले से गुफ्तगू हुई है, या आपने अदालत से रुजू किया? बिल्कुल, आला अफसरान से भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन हमको उन मीटिंग में कोई खातिर ख्वाह नताइज हमको नहीं मिले। किन से हुई? हमारी एसएसपी साहब से भी बात हुई है, हमारी ताजिर इत्तेहाद के वफ़द से भी मुलाकातें होती रहती हैं मीटिंग में। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में भी गए हैं और अपना सारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में तो क्या कहते हैं वो? चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में हम जब मिले हैं जिन साहब से, तो उन्होंने हमको कहा कि आपको इन डायरेक्शन में जाना चाहिए तो आपको होपफुल रिजल्ट मिलेंगे। अब हम उन डायरेक्शन में भी जाने जा रहे हैं, लेकिन जो इन तमाम जो मैं आपको अगराज़ व मकासद बता रहा हूँ मीटिंग्स के और पुलिस अफसरान की मीटिंग से, जिससे हमको खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिले, उसके बाद फिर हमने जो सबसे जो बेस्ट वे में जो काम था वो हमने सूट फाइल कराया और एक पटिशन लगाई है, सीपी लगाई है, ठीक है, हाई कोर्ट में। ठीक है। उसमें हमारे केस की हायरिंग चल रही है और दोनों केसेस में जो हमने लगाए हैं हाई कोर्ट में, उसमें नोटिस इशू हो गए हैं फरीकैन को, और उनकी तरफ से जवाब तलबी जज साहब को आना बाकी है। अब क्या जवाब देते हैं, कितनी सदाकत पे हम अपनी बात करते हैं, कितने झूठ पे हम अपनी करते हैं, ये तो कबला सही तरह से बता देना उनका जवाब अभी बहुत मुनासिब नहीं है। लेकिन उनका जवाब जो आएगा, अदालत उज़्मा से हमें बहुत उम्मीद है कि वो हमारे फेवर में बात करेगी और हमको स्टे दिलाएगी। फेवर भी नहीं करेगी, मतलब कि इंसाफ दिलाएगी, हमारे को इंसाफ दिलाएगी और हम स्टे की तरफ आएंगे, हमें अपने काम में हमको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। ठीक है, मतलब कि आपने कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी? बिल्कुल कर दी। अच्छा जी, इसके अलावा आपने एआईजी से या आईजी से, या आपने कभी रेंजर्स के डीजी रेंजर्स से मिलने की कोशिश की? नहीं, डीजी रेंजर या कस्टम के बड़े अफसरान से मिलने की कोशिश की? नहीं, कस्टम के बड़े अफसरान से मिलने की कोशिश करेंगे, जाएंगे हम उनके पास, लेकिन हम होपफुल रिजल्ट। ये सूरत-ए-हाल कब से चल रही है? ये सूरत-ए-हाल चल रही है तकरीबन 4 साल से, 2019 से चल रही है। हाँ, 4 साल से हमारे साथ ऐसे चल रही है। तो 4 साल से मजीद जितना वक्त गुजरता जा रहा है, हम आज जिस स्टेज पे आ गए तो हमारे नजदीक घेरा बहुत ज्यादा तंग हो गया है, क्योंकि दुकानदार सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, मार्केट में दुकानदार सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, और जितना भी हरेसमेंट है और जितनी भी हम पे जुल्म और बर्बरियत हो रहा है, तो आप बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। आपकी एक एसोसिएशन है माशाल्लाह जी, ऑल कराची पान छालिया एंड टोबैको एसोसिएशन, तो ये एसोसिएशन क्या अपना वो भरपूर किरदार अदा नहीं कर पा रही है? एसोसिएशन तो बनाते ही इसलिए ना कि आप सर, अगर एसोसिएशन नहीं बनी होती तो इस वक्त शायद दुकानदार मेजोरिटी ऑफ नंबर में कारोबार वाइंड अप करके जा चुके होते हैं। अच्छा, एसोसिएशन की वजह से रुके हुए हैं। और एसोसिएशन में जब बात हो रही है तो मैं जिक्र करूंगा अपने एसोसिएशन के सदर काशिफ सईदी भाई का, बिल्कुल, वाइस प्रेसिडेंट आगिल भाई का, मैं खुद जनरल सेक्रेटरी बैठा हूँ, और
हमारी एसोसिएशन के बाकी मेंबरान में मकसूद हैदर साहब हैं, जमीर भाई हैं, रज़ाक भाई हैं, मेंबरान के नाम गिनवाएं, इनके अज़म में इनके अवाम टीम की क़यादत में, काशिफ भाई की क़यादत में हम पूरा अज़्म है कि हम मार्केट के दुकानदारों के लिए जो मेरे पास आप यहाँ तशरीफ लेकर आए, क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ही चाहते हैं कि अरबाब इख्तियार से, बल्कि मैं सीधा अपनी गुजारिश करना चाहूँगा वज़ीर आज़म साहब से, आर्मी चीफ साहब से, कि इन तमाम बातों को सुनने के बाद वो संजीदगी से नोटिस लें इन तमाम बातों का जो कि हमारे साथ जुल्म और बर्बरी हो रही है। क्योंकि गुटखा मावाज को हम सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन जो लीगल हमारे आइटम हैं उन पे जो हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है उसका नोटिस लें, और किसकी डायरेक्शन पे पुलिस या कस्टम वो कार्रवाइयाँ करती है, किसकी हिदायत पे कौन से कानून की पासदारी करते हुए वो कार्रवाइयाँ करती है। ऐसा तो नहीं है कि आपके यहाँ अपने ताजरों में कुछ होता है ना कि कोई दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं, तो कुछ लोग जो है आपके खिलाफ जान के कुछ के आपके खिलाफ वो शिकायतें करते हो या आपके खिलाफ जो छापे पड़वाते हो? नहीं, मैं आपकी कुछ आपके अपने लोग भी होंगे, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हम जहां तक हम इस बात को समझ रहे हैं, आपके इस पॉइंट को, ये अनवैलिड है आपका पॉइंट, मैं इस बात के बिल्कुल नजरअंदाज करता हूं। हमारी मार्केट में मुकम्मल यकजहती है और हम तमाम कारोबारी हजरात एक जान है और एक ही कारोबार से मुंसलिक है। एक मार्केट में कितने अफराद इस कारोबार से वाबस्ता है? हमारी मार्केट बेसिकली 2 हिस्सों में या ये 2 थानों में डिवाइड है। एक पान मंडी जो कि रिसाला थाने के हदूद में आती है, और एक खारदर जो कि खारदर पुलिस स्टेशन के अंडर में आती है। अगर दोनों पूरी ओवरऑल मार्केट की काउंटिंग कर लें तो तकरीबन 100-125 दुकानदार है। तो 100-125 दुकानों में कुछ न कुछ लोग तो कुछ गैर कानूनी काम कर रहे होंगे ना, या सारे के सारे? नहीं, सब लीगल आइटम पवित्र हैं। नहीं सर, मैं उसके लिए तो अगर ऐसा होता तो आज तक कोई भी पुलिस वाले या कोई भी कस्टम वाले वो थाना या फैक्ट्री पकड़ चुके थे जहाँ पे इनलीगल काम हो रहा है। बात है, कुछ भी नहीं है सर, गलत आदमी नहीं पकड़े जाते, शरीफ आदमी पकड़े जाते, हाईलाइट हो जाते हैं सर, छुपता भी कुछ नहीं है। गलत आदमी जो है ना वो सेटिंग कर लेते हैं, छुपता भी कुछ नहीं है, लेकिन शरीफ आदमी पकड़ा जाए, शरीफ आदमी पकड़े। फिर भी हम इसको खुला ऑफर कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसे अनासिर हैं, कोई ऐसे काम हो रहे हैं अगर हमारे मार्केट में, तो आप उनको पकड़े, हम उनको बिल्कुल कतई सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, गुफ्तगू सिलसिले जारी, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फिर उसका दोबारा हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू सिलसिला मजीद जारी रखेंगे। साथ ही वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल में हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसा कि एक गुफ्तगू सिलसिला जारी है और इस गुफ्तगू के अंदर अगर हम इस बात करें कि हुकूमत की जानिब से स्मगलिंग के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा मौसर कार्रवाई की गई और उसके मईशत पर हमारे बहुत ही मस्बत असरात मुरतब हुए हैं, इस पर से कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ हमारे अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो कि एंटी स्मगलिंग्स के लिए जो कार्रवाई करती हैं, उसमें वो फिर जो बदनुमान या बेईमान लोग होते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती है, उनके साथ साथ कुछ जो नेक और ईमानदार हमारे अपने ताजिर हैं उनके साथ जो कुछ भी होता है उसकी जो अहवाल हैं वो यहाँ हम सुन रहे हैं। फैसल भाई, क्या कहेंगे आप? सर, मेरा ताल्लुक है ना शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स से, मेरा कारोबार जो है ना शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स बिल्कुल सही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इस वक्त अपने इंपोर्ट का हाल है वो बहुत बुरा है, एक्सपोर्ट भी कोई इतनी ज्यादा वो नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि ये खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट क्यों हो रही हैं, किस वजह से हो रही है? यहाँ पे खाने पीने की चीजें महंगी होती जा रही है। एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, इन्होंने कहा कि छालियां इंपोर्ट करते हैं, हाँ। कानूनी तौर पे इंपोर्ट की इजाजत है ना, इसी तरह ये जोड़िया बाजार में आपके दालें होती हैं इंपोर्ट, ऐसे ही चना इंपोर्ट होता है, ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है। अच्छा सुना, हाँ ना, नहीं एक्सपोर्ट नहीं हो रहा सर, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। क्या चीज? मैं बता रहा हूँ आपको, दालें एक्सपोर्ट हो रही है। जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा, उसके बाद ड्राई फ्रूट इंपोर्ट होता है या फिर एक्सपोर्ट भी होता है, तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो कि इंपोर्टेड आइटम तो वो भी है ना, दाल भी है, चना भी है, ये भी स्मगलिंग होके आता रहा अफगान ट्रांजिट ट्रेड से, तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड ही सबसे बड़ा स्मगलिंग का धंधा था, तो फिर इनके खिलाफ सिर्फ कार्रवाई क्यों? अभी अफगान ट्रांजिट बंद है, अभी अफगान ट्रांजिट बंद नहीं है, बंद बता रहा हूँ मैं सरकार बंद नहीं है, उन पर चेक लगा दिया है, उन पर 10% का चेक लगा दिया है कि आप 10% को आप चेकिंग कराएंगे, उसके बाद माल आगे जाएगा, पहले चेकिंग नहीं हो रही थी। वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं मेरे अपने क्या नाम है, क्योंकि मेरे पूरी अपने ग्लोबली में काम कर रहा हूँ, अफगान ट्रांजिट बंद है का मतलब ये है कि जो आप कहते हैं जो चेक लगा हुआ है ना, वो चेक का मतलब ये क्रॉस लगा हुआ है, बिल्कुल, तो काम नहीं हो रहा है, काम नहीं चल रहा है। मैं वो बातें, मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूँ ना वो कानूनी बातें कर रहा हूँ, जी, गैर कानूनी बात के ऊपर मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, मेरा ख्याल नहीं है। मेरा ख्याल है हम यहाँ गैर कानूनी बात को प्रमोट भी नहीं करेंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं अगर कोई बात को जिद कर रहा हूँ,
हर कोई बंदा गैर कानूनी चीज को जो है ना वो डिस्करेज करता नहीं, मैंने और आपसे उसकी बात भी नहीं करता। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि मैंने कहा कि जो इम्पोर्टेड और भी चीजें हैं, दालें हैं, आपके ड्राई फ्रूट है, चने हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उनके खिलाफ कस्टम कार्रवाई नहीं करती वो, लेकिन सिर्फ एक छालिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रही है? सर मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि देखिए जो चीजें अपने कानूनी है ना उनके ऊपर क्यों अपने क्या नाम है कार्रवाई नहीं बिलाल भाई, वो तो लीगली आ रहे हैं ना, एक मिनट वो लीगली आ रही हैं, सब चीजें लीगली हो रही है। अगर छालिया बैंड है, इंपोर्ट बैंड है, तो आप मुझे बताएं कि भाई छालिया किस तरीके से इस वक्त मार्केट में मौजूद है। यहाँ पे आपको पता है 5 रुपए की छालिया 25-30 रुपए की मिल रही है। अच्छा, दूसरी बात, अगर बैंड है तो फिर क्यों है? इसके अलावा ये मावा में कमी तो नहीं आई? मैं यही बात मैं कह रहा हूं, फिर मावा भी सारा सब चीजें बिक रहा है, सब चीजें हो रही है, वारी है। अगर बैंड नहीं है और आ रही है तो उसके बावजूद भी वो चीजें हो रही है। मैं सिर्फ एक बात ये कहता हूं कि पॉलिसीज है ना वेरी क्लियर होनी चाहिए और पॉलिसीज के तहत वो काम, वो चीजें होनी चाहिए। आप अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो तो बिल्कुल उसको जो है वो आप क्या नाम है सजा दें, उसके ऊपर रेड मारें, उसके ऊपर सारा सब चीजें। लेकिन जो काम कानूनी तौर पे हो रहे हैं उनके ऊपर सारे जुल्म सितम क्यों टूटते हैं, सारी सब चीजें क्यों होती हैं? अब आप मुझे बताएं ना। 2 मिनट में इनकी बात कर लो, फिर बात करूं। मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। असल में देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि पुलिस की ऑफिशियली पेज से जो भी न्यूज आती है ना वो आती है बेसिकली गुटके और मावे के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, ऑफिशियली उनकी नजर में जो है ना उछालियां और वो जो उनके पार्ट्स हैं exactly, वो उसकी जो है ना उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इनको जो तकलीफ हो रही है ना वो हो रही है ग्राउंड लेवल से। ग्राउंड लेवल ये होती है इलाका पुलिस। इलाका पुलिस से आपका मकसद ये होता है कि नीचे के लेवल के जो लोग होते हैं ना, जैसे पुलिस के सिपाही होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, वो उनसे परेशानी है। तो मैं इनको ये सजेशन दूंगा, आप आला हुकाम से मिले, उन्हें अपनी बताएं कि देखिए ये चीजें हो रही है। देखिए हमारे मार्केटों में ये मसाइल आते हैं तो ग्राउंड लेवल पे आते हैं। एसएसपी से मिलकर आते हैं ना सर, ये चीजें कैसे होती है मुझे एक बात बताए ना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए ये एसएसपी से मिले हैं, कैसे कर जाता है ये काम, ये कैसी चीजें कर जाते हैं। मेरा कहने का मकसद ही यही है कि आप कानूनी चीजों के ऊपर जो है, अगर एक हवलदार कर रहा है तो एसएसपी को भी पता है बात, एसपी को भी पता है। आप एक थाने के अंदर 150 पुलिस वाले हैं जी, एक थाने के अंदर 150 पुलिस वाले हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक एसएसपी के अंडर में जो है ना 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 12 थाने आते हैं जी। तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 12 थाने, उसको नहीं पता एक थाने के अंदर 150 पुलिस वाले वो क्या कर रहे हैं। जब वो जाके अपने मसाइल बताएंगे और वो उसके बाद ये मसाइल आ रहे हैं इनके पास, तो ये वापसी कांटेक्ट करें एसएसपी से। 4 साल से उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, 4 साल से वो जा रहे हैं। 4 साल से ये बात तो नहीं है 4 साल से जितने भी एसएचओ तब्दील हुए उनको नहीं पता होगा। ऑफिशियली पेज से उनकी जो न्यूज आती थी ना वो गुटके और मावे की आती है, और आज तक जो है ना गुटके और मावे की आती है। मैं आपकी शो में आया हूँ, मुझे आज पता चला कि पान के ऊपर भी पकड़ रहे हैं, सिगरेट के ऊपर भी पकड़ रहे हैं जी, ठीक है, उनके पार्ट्स के ऊपर भी पकड़ रहे हैं। तो जो चीज उनके साथ है, तो देखें हमें एज अ ताजिर, अब देखें आप बीच में सिगरेट नहीं, टोबैको मतलब ये कि जो खुला होता है ना, सिगरेट है, जो सिगरेट नहीं होती, सिगरेट एक अलग चीज है। टोबैको जो है वो एक रॉ होता है, रॉ आइटम पे होता है, जिसको कि हुक्के में भी चलता है, वो पाइप में भी आप पीते हैं, वो ये रॉ होता है। जो सिगरेटें आती है, जो ऑफिशियली अलाउ होता है ना, हो रही है इम्पोर्टेड। नहीं, मैं एक चीज बता दूं, जो ऑफिशियली अलाउ होता है ना, जो ऑफिशियली अलाउ है, अलाउ क्या लोकल आइटम है वो, मर्दान आपका, मर्दान आपका, इससे मैं आपको एक बात के ऊपर आ रहा हूं। एज अ ताजिर बिरादरी हमने माजी में भी ताजिरों से कांटेक्ट किया और एक तहरीक लेके चले। जब हमारा ताजिर एक परेशानी के अंदर है तो ये आए हमारे ताजिरों के साथ बैठे, तो हम इंशाल्लाह ताला जैसे माजी में दूसरे ताजिरों के साथ मिलकर हमने काफी चीजों पे आवाज उठाई है, पीएसओ के मामले हो गए, बहुत से मामलात पे, तो इंशाल्लाह हम इनका साथ देंगे अगर इनके लीगली इंपोर्ट है। चलिए मैं जरा इनसे पूछ रहा हूँ, नवे साहब आपने क्या मतलब ये कि जैसे कि आपकी एक एसोसिएशन है, तो आपसे अगर ये प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा तो आपने कभी किसी और दूसरी ताजिर एसोसिएशन से कोई मदद ली या कोशिश की कि ये मामला रिजॉल्व हो, या अपनी हद तक ही आप कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम ताजिर इत्तेहाद के पास गए हैं, ताजिर इत्तेहाद तंजीमों के पास गए हैं, उन्होंने हमको यकीन दहानी भी कराई है, कोई डायरेक्शन भी दिए हैं जिस पर हम चल रहे हैं। डायरेक्शन क्या दिए? ये डायरेक्शन ये दिए कि आप एसएसपी के पास भी जाएं, डीआईजी के पास भी जाएं और उनको अपना जो जेन्युइन फैक्ट्स हैं वो रखें। तो गए आप? जी हम गए भी, लेकिन वो जेन्युइन फैक्ट्स रखते हैं, लेकिन वो सुनी अनसुनी कर देते हैं। उस वक्त हमको होपफुल बात करते हैं, लेकिन उसके खातिर हुआ कोई रिजल्ट नहीं आते। किसकी बात कर रहे हैं आप? डीआईजी की बात कर रहे हैं या एसएसपी की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ एसएसपी की, एसएचओ की और डीएसपी साहब की। मेरा कहने का मतलब है कि आप इससे ऊपर नहीं गए? नहीं, इससे ऊपर नहीं गए। तो मतलब ये कि क्यों नहीं गए? सर, ना जाने की वजह यह है कि हमने जो भी अभी तक सजेस्ट करा है, असेस करा है, वो यही है कि वहाँ जाके हमारी सिर्फ बात सुनी जाती है, और लेकिन उसके बाद मामला हल नहीं होते।
अच्छा, और तो नहीं तो आप कोशिश करें कि डीआईजी, आईजी हो गया या रेंजर्स हो गए या आपके कस्टम के बड़े अफसरान हो गए, उन तक तो मिलने की कोशिश करें। इंशाल्लाह उनसे अनकरीब हमारे चल रहे हैं मिलने के लिए, टाइम टेबल हमने लिए हुए हैं और उनसे भी मीटिंग होगी। तो मैं आपके नेक्स्ट प्रोग्राम में उनसे भी जो भी हमारी बातचीत होगी या वो जो हमको यकीन यानी कराएंगे उसका मैं आपको जरूर आउटपुट दूंगा। नाज़रीन, बात यह है कि हमने मुताल्लिका इदारे से भी कोशिश की थी कि वो भी हमारे इस फॉर्म पे आए और अपनी तजज़िया करें, लेकिन बहरहाल किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन हम उनके लिए एक खुला प्लेटफॉर्म देते हैं कि जिसके खिलाफ भी बात हो रही है, पुलिस है, कस्टम है या जो भी इदारे हैं, अगर वो अपना मौक़िफ़ रखना चाहें तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है हाजिर है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपके अपने तमाम चीज़ें नहीं हो रही, तो मिसाल के तौर पर शरीफ मेमन साहब यहाँ बैठे हैं, फैसल साहब बैठे हैं या और भी दीगर जो बासर अफराद बैठे हैं, मैं तो समझता हूँ बासर अफराद में सबसे बड़ी चीज़ तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो मेरा ख्याल है कि वो चाहे तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अभी जो अपने कमेटी आई है, जो अपने वो आई है, वो कौन सी सब कमेटी में गए थे आप? मैं हकीम शाह साहब के पास गया हूँ, हाँ, और शर्जील गुपरानी साहब के पास भी गया हूँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप कहीं किसी के पास मिले? चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अभी नई कमेटी के साथ मिले? नई कमेटी के साथ आप जो एक टाइम रखें, उनके पास जाएं। इफ्तिखार अहमद शेख अपने क्या नाम है, नए अपने जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, आप उनसे बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त है, तो आप उनके पास जाएं। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा जो महसूस हो रहा है ना, बहुत माजरत के साथ, जी, कि इसमें कुछ महसूस ही हो रहा है कि या तो आप खौफजदा है, हाँ, आप खौफजदा है कि अगर हमने ज्यादा वो आगे तक गए पुलिस के खिलाफ तो कहीं हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, ये मतलब कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम खौफजदा होते तो आज इस प्लेटफॉर्म पे, आपके इतने आइडेंटिक प्लेटफॉर्म पे हम बैठ के अपनी शिकायत के लिए नहीं बात कर रहे होते। फैसल भाई, आप जल्दी से इसका तज़्किरा बता दीजिए फौरी तौर पे। सर, असल में बात यह है कि ये जो काम है ना, मैं तो यही कहता रहता हूँ, काम करने दें। जो काम करने वाला है काम करने दें। टैक्सेस लगाना, ये अपने वो रेट बढ़ाना, ये सारी सब चीजें करना, आप अपने मुल्क को खुद ही अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हो। यहाँ पे ताजिर बैठा हुआ है, बिजनेस बैठा हुआ है, काम करने के लिए 100% क्या, 200% क्या, 500%, 76 साल से देते चले आए, आगे भी देंगे। सर, आखिरी जुमला बता दीजिए कि क्या मुतालबा है आपके, जल्दी से एक जुमले में। मेरा बाबा इख्तियार प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब से अपील है कि हमारा जो भी यहाँ पे गुजारिशात रखी गई हैं उस पर नजरसानी करें और नोटिस लें तमाम वाक़यात का जो कि गैर कानूनी इक़दाम पे अमल पजराई कर रहे हैं। जी जी, शहीद साहब। देखिए, मेरा तो मुतालबा ये है और मेरी ये दरख्वास्त भी है आर्मी चीफ साहब से, जिस तरीके से आपने दूसरी चीजों पे देखा है तो इसी तरीके से आप गैस पे भी देखिए। हमारी जो एक्सपोर्ट है वो रुक जाएगी अगर आपने गैस के ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो हमारी एक्सपोर्ट से बहुत बड़ा हमारे मुल्क में IMF के मुतालबात है, ये तो IMF के मुतालबात है। देखिए, IMF का मुतालबा एक टैक्स के ऊपर है, नहीं टैक्स के ऊपर है वो मुतालबा, हम उसको कहीं और मार सकते हैं। चले, बात यह है कि ये तीनों हज़रात हमारे ताजर थे, इनके अपने अपने अलग अलग जो शोबे की हिसाब से तम चमचीज़ थी। और मेरे ख्याल फैसल साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि हर इंसान को अपने आज़ादी से तिजारत करने का या अपने लाइन ऑफ एक्शन लेने की आज़ादी है, लेकिन किसी को भी हरासा करना जो है वो गैर कानूनी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आर्मी चीफ या हुकूमत वफाकी हुकूमत अगर स्मगलिंग के खिलाफ इतने इक़दाम कर रही है तो उनके खिलाफ जो भी स्क्वाड है, जो भी कानून नाज़िम इदारे हैं, उन पर भी निगाह रखनी चाहिए कि वो भी किसी ईमानदारी ताजिरों को वो तंग ना करें। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त अल्लाह।